देश भर में जहां बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट घोषित है, वहीं बरेली मंडल में बर्ड फ्लू का पहला केस मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पीलीभीत के पूरनपुर कस्बे में 50 मुर्गियों की मौत के बाद उनका सैंपल केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र बरेली भेजा गया था, जिसमें उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान देश का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है, जहां 5 विकसित प्रजातियों के 40,000 पक्षी हैं। यहां मौजूद बायोसेफ्टी लैब में पूरे देश भर के नमूनों की जांच होती है। अब बर्ड फ्लू का मामला बरेली मंडल में ही नहीं मिलने के बाद संस्थान ने बर्ड फ्लू के बचाव के लिए इंतजाम और पुख्ता करने शुरू कर दिए हैं। देखिए, ये हाल में जो बर्ड फ्लू का केस आया है पीलीभीत में, और इसमें मुर्गियों में भी पाया गया है, तो इसके लेके हमने अपनी सतर्कता को आप कह सकते हैं कि सुपर हाई अलर्ट पर रख दिया है। क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 40,000 पक्षी हैं, 5 प्रजातियों की तमाम जो नस्लें हमने सुधार करके 40-50 साल के रिसर्च करके बनाई हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए हम कोई भी लापरवाही अपने स्तर पर नहीं छोड़ रहे हैं। हमने यथासंभव प्रयास किए हैं कि ऊपर उड़ते हुए परिंदे हमारे फार्म पर ना उतरें, उनकी बीट अगर जहाँ गिरती है वहाँ पर तुरंत उनको सैनिटाइज़ करें। हम लोग एक टीम भी बनाए हैं जो 24 घंटे इसकी निगरानी कर रही है, समय समय पर फार्मों की विज़िट करती है। और उस टीम के भी मुखिया हमारे डॉक्टर जगबीर सिंह त्यागी हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं। टीम में 2 और वैज्ञानिक भी हैं जो हेल्थ से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर AS यादव हैं, डॉक्टर गौतम कुलूरी हैं। 2 हमारे जो सफाई के हमारे जो इंचार्ज हैं श्री मीना जी हैं, एक सिक्योरिटी वाले हैं श्री अरुण कुमार हैं। ये 5 आदमियों की टीम है। इसके अलावा मैं स्वयं भी प्रतिदिन सभी फार्म के इंचार्जेस के साथ अलग अलग, एक फार्म में जाता हूँ तो उसका इंचार्ज साथ होता है, बाकी लोग नहीं आते हैं। इस तरीके से जाके वहाँ पर देख रहे हैं, कोई भी कमी किसी भी प्रकार की नज़र आती है तो हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं। जिन कमरों के शेड के आगे हमारे को लगता है कि वो जो दवाई हमने डाली हुई है उसकी मात्रा पर्याप्त नहीं है, तो हम तुरंत उसे पूरा करवाते हैं। हर आदमी को हमने ये आवश्यक कर दिया है कि वो कैंपस में भी घुसने से पहले, मैं स्वयं भी अगर कैंपस में घुसता हूँ तो पहले अपने हाथ धोता हूँ, पैरों को सैनिटाइज़ करता हूँ, जूते चप्पलों को सैनिटाइज़ करता हूँ, तब फार्म में प्रवेश करता हूँ। ये गाइडलाइन सबके लिए है, चाहे वो छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, छोटा कर्मचारी हो, बड़ा कर्मचारी हो। सब आदमी फार्म कॉम्प्लेक्स में हाथ धोए बगैर अंदर नहीं जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो टीम हमारी निरीक्षण करती है, हम निरीक्षण करते हैं। इसके बाद हमने 15 मिनट के लिए 11 बजे हम रोज़ाना सुबह मीटिंग करते हैं। कहीं पर भी कोई कमियां नज़र आती हैं या जिक्र होता है तो हम उसको दुरुस्त करते हैं तुरंत, त्वरित गति से। उसमें कोई लापरवाही किसी भी किस्म की नहीं है। कहीं पर टहनी गिरी हुई टूट जाते हैं पेड़ की पक्ष, तो वो अंदर आता है, उसको सफाई कराना है, इस तरीके के चूना छिड़कना है, दवाई लगाना है, और बर्तन ठीक से धुल रहे हैं कि नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जहाँ पर आदमी चलता है, अब चूँकि आसमान तो खुला है, परिंदे तो खुले में उड़ते हैं, वो बीमारी ला भी सकते हैं। तो हमने टॉप प्रायोरिटी पे रखा हुआ है कि हमारी सड़कें जिस पे हमारे फार्म का स्टाफ या हमारे ऑफिसर उस पर चलते हैं, उस सड़क को हम दिन भर, मैं जोर दे के कहूँगा दिन भर, उस पर हमारे जो कर्मचारी हैं उस पर सैनिटाइज़ करते रहते हैं, उस पर दवाई का छिड़काव लगातार हो रहा है। और प्रयास ये है कि वो बीमारी पास में तो है, मगर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे संस्थान के अंदर प्रवेश ना करे। इससे बचाव के लिए क्या कार्य किए जाएंगे? बचाव का ये, हमने जो व्यक्ति हैं उनको, जो फार्म के अंदर काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको निर्देश किया है कि वो घर से जो कपड़े पहन के आते हैं फार्म में आने के बाद बदल लें, मुंह पर मास्क लगा के रखें। फार्म के अंदर जाते समय, बाहर आते समय, चूँकि फिर जाके वो अपने परिवार में जाएंगे, तो उनसे हमने दोनों तरफ आते समय और जाते समय अपने आप को साफ़ रखने की, कपड़े बदलने की, कपड़ों को सैनिटाइज़ करने की, हाथ पैरों को धोने की, सैनिटाइज़ करने की, और उसके बाद ही वो अंदर जाएं या अंदर से बाहर जाएं। क्योंकि मास्क लगाना हमने कंपलसरी कर दिया है। कोई भी वर्कर फार्म के अंदर हो या बाहर हो, जो भी काम करेगा वो बिना मास्क लगाए काम नहीं करेगा, उसकी एंट्री हमने प्रतिबंधित कर दी है। बिना मास्क के कोई अंदर नहीं आ सकता है। और बाकी सामान्यतः जो सुरक्षा के जो अधिकतम उपाय हो सकते हैं वो हमने सब अपनाए हैं।
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना ने किसानों से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानने की अपील की है। उनका कहना है कि किसान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें। उनका ये भी कहना है कि कुछ खास पार्टियां किसानों को भड़काने का काम कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। सुरेश खन्ना यहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। यहां के ओसीएफ रामलीला ग्राउंड में आज 30 जोड़ों की शादी कराई गई। इसके अलावा 100 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए किसानों के आंदोलन के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां किसानों को भड़काने का काम कर रही हैं। ऐसे में उन्होंने किसानों से अपील की है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें और धरना खत्म करें। आज मकर संक्रांति के अवसर पर हम आप सभी लोगों को बधाई देते हैं। पूरे प्रदेशवासियों को, अपने जनपद वासियों को हम बधाई भी देते हैं, शुभकामना भी देते हैं। आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है हमारी पौराणिक कथाओं में, और ख़ास तौर से महाभारत काल से लेकर आज तक जो भी परंपरा है कि जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाता है तो निश्चित रूप से आज के दिन ये ट्रांसफ़र होने की बात कही जाती है, और हर वर्ष ये 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसलिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। और इस शुभ घड़ी में आज पूरे शाहजहाँपुर में 102 जोड़े विवाह सूत्र बंधन में बंध रहे हैं। ये सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत है, जिसमें 2 लाख रुपए तक से कम की आमदनी वाले लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपना पंजीकरण कराकर इसमें जो भी उनकी अपेक्षा और आकांक्षा रहती है कि उनके शादी में वीआईपी शरीक हो, धूमधाम से शादी हो, तो इस प्रकार की योजना हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलाई है, और ये लगातार पिछले कई वर्षों से चल रही है। इसमें 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस वर्ष की गई थी, और पिछले सालों में भी इसमें काफ़ी लोग लाभान्वित हो चुके हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में लगभग मैं समझता हूँ कि 80,000 से ज़्यादा लोग इसमें लाभान्वित हो चुके हैं, और ये बहुत अच्छी योजना है और लगातार चलने वाली, जिसमें लोग सामूहिक रूप से विवाह भी होता है, और जो दान दहेज की व्यवस्था है वो भी इसमें की जाती है। एक जोड़े के लिए 51,000 रुपया सरकार देती है, जिसमें से 6,000 रुपये व्यवस्था के लिए और 45,000 रुपये में नकदी 20,000 रुपये की, और उसके अलावा उन लोगों को दान दहेज की व्यवस्था भी होती है। बदायूं जिले के यदु शुगर मिल में अवैध तरीके से गन्ना खरीद करने पर एमडी समेत 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, जबकि मिल पर गन्ना किसानों का अभी भी 40 करोड़ बकाया भुगतान अटका हुआ है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। बदायूं जिले के बिसोली तहसील में स्थित यदु शुगर मिल में संभल व बुलंदशहर जिले का गन्ना अवैध रूप से खरीदे जाने पर मिल के एमडी समेत 17 लोगों पर गन्ना विभाग के सचिव ने थाना इस्लाम नगर में एफआईआर दर्ज कराई है। डीएम कुमार प्रशांत का कहना है कि कुछ लोगों की शिकायत थी कि यदु शुगर मिल में बिना पर्ची के गन्ना खरीदा जा रहा है, जिस पर गन्ना सचिव मौके पर पहुंचे और उन्हें जांच पड़ताल की तो ट्रैक्टर ट्रॉली बुलंदशहर और संभल के पाए गए, जिनसे अवैध तरीके से गन्ना खरीदा जा रहा था, जिस पर मिल के प्रबंधन समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई। उन्होंने बताया कि यदु चीनी मिल पर अभी तक किसानों का 40 करोड़ बकाया है, जिसका भुगतान भी जल्द कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये एक शिकायत आ रही थी कि ये जो है अपना पुराना गन्ने का पेमेंट उसको नहीं कर रहे थे और बाहर से बिना पर्ची के किसानों से डायरेक्ट गन्ना खरीद रहे थे। तो इसमें जब शिकायत आई और मौके पे वहाँ पुलिस और गन्ना विभाग की टीम को भेजा गया तो पता चला कि बुलंदशहर के कुछ वहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ खड़ी थी और बिना पर्ची के वहाँ खरीद की जा रही थी। तो तत्काल वहाँ पे एफआईआर दर्ज करवाई गई है उनके प्रबंधकों के खिलाफ और उनको निर्देशित भी किया गया है कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई अगर भविष्य में करेंगे तो और हम कड़े कदम उठाएंगे। सर अभी तक कितना बकाया? करीब 73 करोड़ रुपए का पिछले पेराई वर्ष का कुल भुगतान था, जिसमें वो करीब 30 से 35 करोड़ के बीच के का करीब भुगतान कर चुके हैं। कुल 48% के करीब भुगतान कर चुके हैं और शेष करीब 40 करोड़ का भुगतान अभी बचा हुआ है, जो कि यथाशीघ्र हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। कितने लोगों पे एफआईआर लगाएंगे?
एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन कुल करीब 10 के करीब हैं जो कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। बरेली से ऋषिपाल गंगवार के साथ बॉबी वर्मा की रिपोर्ट। जिला कासगंज के कस्बा मोहनपुर में गौशाला पर एक बार फिर गायों के साथ लापरवाही देखने को मिली है। नगर पंचायत के अधिकारियों से बात करने पर भी उनके कानों में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जहां नगर पंचायत की गौशाला में दिन प्रतिदिन गायें मर रही हैं और प्रशासन गाय की मौत को अनदेखा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विनती है, गौशाला के लिए जो धनराशि भेजते हैं वह धनराशि गायों के लिए पूर्णतः खर्च की जाए, जिससे कि गायों का पेट भरता रहे। दिन प्रतिदिन जो गौशाला में गो हत्या हो रही है उस पर रोक लग सके। जब गाय को सुबह शाम का खाना ही नहीं मिलेगा तो गाय इसी तरह दिन ब दिन मरती रहेंगी। गौशालाओं के लिए गायों का पेट भरने के लिए प्रशासन की तरफ से भेजे गए रुपयों से गायों का पेट न भरने की वजह से खुद का पेट भरा जा रहा है और हमारी गौ माता भूख से तड़पकर मर रही है। वहीं गौ सेवक बाजारों में बची हुई सब्जियों को उठाकर गायों का पेट भर रहे हैं और घर घर जाकर गाय माता के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। मैं गौ सेवक गिरीशन नगर पंचायत मोहनपुर डिस्ट्रिक्ट कासगंज से बोल रहा हूँ। मेरी गौशाला में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं दर दर भटक कर लोगों से पत्ते, गोभी के पत्ते, सब्जी इकट्ठियाँ कर रहा हूँ जो गौ माता के लिए हरा चारा दे सकूँ। अभी तक इतने कहने पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं है। गौशाला के लोग सो रहे हैं, उनकी नींद जग नहीं रही है। काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है मेरी। मैं इतना कहने के बावजूद, सुबह तो घुस भी नहीं था, सुबह के सानी थोड़े आधे तसले में सूखा घुस डाल के तब रातब की व्यवस्था की थी हमने। सुबह खाली घुस में रातब थोड़े रातब में ही व्यवस्था करनी पड़ी थी। समाचार इंडिया के लिए रजत वर्मा की रिपोर्ट।